हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। देखिए, आज की जो हमारी बुक है तुलनात्मक राजनीति है और ये आपके बहुत सारे कोर्स में अवेलेबल है ये बुक। जैसे कि आप अगर इग्नू से एमए कर रहे हैं तो उसके अंदर भी है फर्स्ट ईयर में। अगर आप इग्नू से बैचलर कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं तो उसमें भी हैं आपके। चाहे आप पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो, बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके पास ये तुलनात्मक राजनीति होगी। अगर आप डीयू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं फिर बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके तुलनात्मक राजनीति है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी जिनके पास ये बुक हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, क्योंकि मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो होते हैं, चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उसी के कुछ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो वही आज हमारा क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जिसमें आपको बताना है जो डेविड ईस्टन ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप पहले समय की बात करते हैं राजनीतिक के बारे में, तो राजनीतिक में प्राचीन समय में क्या होता था कि जो राजनीतिक विश्लेषण है या जो उसका तरीका है जानने का वो बहुत सीधा और सरल होता था। जिसके पहले के टाइम पे इतना सब था नहीं कि सिद्धांत है किसी के या फिर कुछ है, तो सिंपल राजनीतिक की मतलब कि वो करते थे, जांच पड़ताल करते थे कि किस देश में कैसे है, किस देश में कैसे है, नॉर्मल तरीके से। और इतना तुलनात्मक भी नहीं होता था पहले के टाइम पे, है ना। तो वहाँ पहले के टाइम पे क्या होता था कि सीधा सरल था और ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक चीज़ों का मतलब कि वो किया जाता था, उसमें ऐतिहासिक और वर्णनात्मक था। और देखिए क्या बता रहे हैं कि जो संस्था है और जो संगठन है और उसके कार्यों का ही विश्लेषण किया जाता है और उनके विषयों का ही, जैसे कि कोई संस्था कैसी है और क्या कार्य करती है। तो उसमें यही देखा जाता था कि संस्था और संगठन किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनका ही विश्लेषण किया जाता है। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ, बाद से ही जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने लगे। जो व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है, प्रैक्टिकली जो होता है, उसको अपनाने लग गए। और व्यवहारिक दृष्टिकोण अमेरिका के विद्वानों की ही देन है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण कहाँ से आया, अमेरिका से आया। और उसमें कौन कौन से मुख्य विचारक है, जैसे आल्मंड हो गया, आपका वेब हो गया, डेविड ईस्टन हो गया, एप्टर हो गया, ये सब मुख्य विद्वान हैं जो व्यवहारिक दृष्टिकोण को इन्होंने लाया। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था उपागम। राजनीतिक व्यवस्था के क्या क्या उपागम हैं। तो देखिए, पहले तो है निवेश निर्गत विश्लेषण। निवेश और निर्गत विश्लेषण को आप इनपुट और आउटपुट भी बोलते हैं। फिर है संरचनात्मक कार्यक्रम कार्यात्मक विश्लेषण। ये दो पॉइंट है जिनको अब हम आगे एक्सप्लेन देखेंगे किस प्रकार से है। देखिए, जो डेविड ईस्टन है उन्हों का ही निवेश और निर्गत जो ये व्यवस्था है इसका विश्लेषण उन्होंने किया है। परंतु बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो आधुनिक रूप के जो राजनीतिक विद्वान है उनका मत है कि जो राजनीतिक जीवन को एक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। जो राजनीतिक है उसके जीवन को एक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए, व्यवस्था और पद्धति के विश्लेषण से अभिप्राय क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए, जो राजनीति की पूरी दुनिया है उसको हम व्यवस्था कहते हैं और उसका एक ये ढांचा ही है। जो व्यवस्था होती है एक ढांचा के रूप में भी कार्य करती है और ये गतिशील होती है और एक मशीन के भांति कार्य करती रहती है। ये गतिशील होती है, जो ये व्यवस्था होती है राजनीतिक की दुनिया की, ये जो व्यवस्था ये गतिशील और मशीन के भांति कार्य करती है। और जो ये पूरा ढांचा है इसका अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग सारे अंग हैं इसके कार्य करने के। और इसका जो प्रत्यज्ञ है वो भी अपना अलग अलग है। और प्रत्यज्ञ मतलब एफिडेविट भी होता है। और इसके अंदर देखिए आप किस चीज की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि आपका आत्मनिर्भरता, विश्लेषीकरण, चेतना, कार्य क्षमता, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो देखिए, जो डेविड ईस्टन है उसने व्यवस्था और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित दो पुस्तकें लिखी हैं, अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये उन्होंने बुक लिखी है। देखिए, जो डेविड ईस्टन है वो राजनीतिक के अध्ययन जब करते हैं और वो ऐसे बोलते हैं इससे संबंधित कि राजनीतिक अध्ययन से संबंधित ये बोलते हैं कि समाज के लिए जो निर्णय किस प्रकार से बनाया जाए और लागू किए जाए, मतलब कि जो हमारा समाज है उसके लिए कौन से निर्णय लिए जाए जो उनके लिए अच्छे हों और कैसे उसको लागू किया जाए। अब देखिए, इसी को हम दो अलग अलग तरीके से समझेंगे कि जो इसने डेविड ईस्टन जो उन्होंने बताया राजनीतिक जीवन के बारे में, इसको अब हम अच्छे से समझेंगे आगे। देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, हित समूह होते हैं, सरकार होती है, मतदान होता है या फिर जो संस्था होती है, उसके कार्यविधियों की हम जांच कर सकते हैं।
और जो प्रचार होता है या फिर हिंसात्मक जो राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं हम उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और इस सब के हम परिणामों को मिलाकर इसको आत्मनिर्भर राजनीतिक भी बना सकते हैं। देखिए हम सब चीज़ का जब अध्ययन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है हाँ इसमें क्या खामियां और क्या इसमें बुराइयां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें चेंजेस लाते हैं। तो वही सब चीज़ इसमें बता रहे हैं कि हम सब चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं और फिर उसका परिणाम निकाल सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर राजनीतिक बने हम वो कुछ उसमें कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा इसकी क्या बुराइयां क्या अच्छाई हैं, क्या इसमें अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, उन सबको हटा के फिर इसको हम आत्मनिर्भर राजनीतिक बना सकते हैं। और फिर ये भी सत्य है इसमें कि जो इतनी बड़ी, देखिए राजनीतिक कोई छोटी तो वर्ड है नहीं है, बहुत बड़ा होता है राजनीति, है ना। तो उसमें देखिए हम किसी एक जो भी एक अंग है उसको अलग पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे अंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर डेविड स्टर्न ऐसे बोलते हैं कि देखिए पूरी जो जिसमें अंग ये जो होते हैं इकाइयाँ होती है अलग से अपना कार्य तो करते हैं अलग अलग, परंतु इसको पूर्ण नहीं समझा जाता। क्योंकि पूर्ण कब होता है, ये पूरा कब होता है, जब सबका काम एक साथ देखा जाए। जैसे हमारे शरीर में हर एक अंग अलग अलग अपना कार्य करता है, ठीक है, परंतु ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक भी अंग खराब हो जाए तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें इसमें भी होती है राजनीतिक में। अब हम पढ़ेंगे कि निवेश क्या होता है। जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था में डेविड स्टर्न ने निवेश और जो निर्गत है इसके बारे में बताया था, तो वही हम पढ़ेंगे कि निवेश पहले क्या होता है। निवेश को इनपुट भी बोलते हैं हम। देखिए निवेश का मतलब हम मांग और इसका समर्थन भी बोल सकते हैं। और मांगों में क्या आएगा, जिसकी सार्वजनिक सुरक्षा होगी, स्वास्थ्य चिकित्सा हो गया, शिक्षण सुविधा होगी, सरकारी नौकरियां होगी। जो मांग करते हैं ना, जनता जो मांग करती है वो सब मांगों की बात हो रही है। समझ लीजिए इसमें कि हम जो भी मांग करते हैं कि हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमें कहते हैं पढ़ने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, अच्छा चिकित्सा होनी चाहिए, सार्वजनिक सुरक्षा होनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, हमें अपनी बात रखने की, भाषण देने की आज़ादी होनी चाहिए, और मतदान या फिर अधिकार, ये अधिकार होना चाहिए जो हम मताधिकार होता है वो होना चाहिए। ये सब मांग में आता है। जिसके राजनीतिक दल से संबंधित बहुत सारी मांगे होती है। जो सरकारी संस्थाएं के अधिकारी मांगते हैं, जैसे कि आपका हमारी पेंशन भरनी चाहिए, हमको अच्छी वेतन मिलना चाहिए, ये सब आपके मांग में आता है। और फिर डेविड स्टर्न बोलते हैं कि जो जनता होती है वो केवल मांग ही नहीं रखती, वो अपना समर्थन भी देती है। देखिए अगर हम कोई मांग रख रहे हैं तो किससे रख रहे हैं, जिसको हमने अपना समर्थन दे के जिताया है उसी से तो हम अपनी मांग रखेंगे। तो हम राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन भी देते हैं, फिर उनसे मांग करते हैं। तो जो समर्थन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनता द्वारा दिया जाता है। और समर्थन में देखिए हम जो कर देते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, वो भी हमारा समर्थन ही तो है कि जो सरकार है हमसे टैक्स ले रही है, तो हम जो कमा रहे हैं उसमें से हम सरकार को दे रहे हैं, ये भी हमारा एक समर्थन है। और जो कानून और जो भी कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन करते हैं, ये भी एक समर्थन होता है क्योंकि ये हम कर रहे हैं, है ना, जनता कर रही है। तो इसका मतलब हम इसमें भी उनको समर्थन दे रहे हैं। और जो शासन अधिकारी होता है, जो शासन में सरकार होती है, उसको श्रद्धा भाव देना, ये भी एक समर्थन होता है कि हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे निर्गत, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। देखिए निर्गत में क्या होता है कि बहुत सारे जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, इनों के भागों में निर्णय लेने पड़ते हैं। जो निर्णय लेते हैं वो, देखिए इसमें व्यवस्था जो है वो सरकार को कहा जा रहा है। तो जो सरकार है वो मांगों को पूरा करने के लिए क्या करती है और उसमें परिवर्तन करने के लिए कि जो वो एक समिति बनाती है और फिर जो उनके पास संसाधन होते हैं उसका पूरा उपयोग करती है। देखिए कोई मांग करेगा तो फिर उस पर निर्णय भी तो लेंगे, उन्हों की मांगों को पूरा भी करेंगे। तो कौन करेगी, सरकार करेगी। अब सरकार कैसे करेगी, पहले समितियां बनाएगी, फिर उसको लागू करेगी, फिर उसका जो संसाधन है उसका उपयोग करेगी कि हाँ हमारे पास ये संसाधन है, इसका कैसे उपयोग करके हम जनता का भला करें, तो वो सब करेगी। तो इसी प्रकार से जो जनता की मांगे होती है वो तो है नहीं कि जनता मांग लेगी और सरकार दे देगी, ऐसा नहीं होता। जनता जब मांगती है तो सरकारी नीतियां बनती है, फिर उस पर निर्णय बनते हैं, फिर उन्हों के द्वारा ही उनके मांगों को पूरा किया जाता है। जो नीतियां होती हैं और जो निर्णय होते हैं वो ही निर्गत कहलाते हैं। अभी बता रहे कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनता की जो मांगे होती हैं वो निवेश होती हैं, कि जनता ने पहले मांगा तो इसका मतलब उन्होंने इनपुट किया, निवेश किया, फिर वहाँ से संसद में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जाती हैं, फिर वो निर्णय लेते हैं जिसको हम निर्गत बोल सकते हैं। जब वो निर्णय लेते हैं, निर्गत रहते हैं, तो मतलब वो आउटपुट है, वो बाहर भेज रहे हैं कोई चीज़ को, है ना। तो वो क्या करते हैं, निर्णयों के माध्यम से जो सारी वस्तुएं हैं या फिर जो भी सेवाएं हैं उसका वितरण होता है जनता के अंदर। पहले हमने मांग की जिसको हमने निवेश बोला, हमने कुछ चीज़ डाली, निवेश किया, फिर वहाँ से जब संसद और
कार्यपालिका में जाएगी तो वहाँ से आउटपुट आएगा, वहाँ से बाहर आएगा, वो क्या आएगा कि नीतियों के रूप में आएगा और जो हमारी हेल्प करेगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। इसका डायग्राम भी आता है एग्जाम में, जिसके अगर आप डायग्राम से समझाते हैं तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं इसका डायग्राम आपको अभी दिखा दूँगी। छोटा सा ये इनपुट और आउटपुट करके हैं, तो ये आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो। और फिर जब सेवाएं वितरण हो जाती हैं तो वो जो सुविधाएं होती है वो प्रदान की जाती है लोगों को। और बोले जो निर्गत है, निर्गत को हम निर्णय भी बोलते हैं। जो निर्गत है वो एक ऐसा साधन है जिसमें जो लोग होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, अपनी निष्ठा बनी रहती है। क्योंकि देखिए हम कोई मांग कर रहे हैं परंतु वो जब पूरी नहीं होगी तो हम राजनीतिक को कोसते हैं कि कैसी सरकार है, क्या है, ये है, गलत बोलते हैं ना। परंतु जब हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हम बोलते बहुत अच्छी राजनीति की है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है। तो वही बता रहे कि जो निर्गत है वो बहुत इंपॉर्टेंट साधन है जिसके प्रति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति हमारी जो है निष्ठा बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण निवेश। देखिए जो ये निर्गत होता है जिसको हम निर्णय से प्राप्त सुविधा बोल रहे हैं, जो निर्णय से प्राप्त सुविधा है जब ये राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाती है तो उसको ही हम पूर्ण निवेश रूप ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि देखिए जब कोई निर्णय ले रहा है, जब वो राजनीतिक व्यवस्था में चल जाएगी वो निर्णय, तो हम बोलेंगे पूर्ण निवेश हो गया इसका। तो पूर्ण निवेश उसको बोलते हैं जब कोई भी निर्णय लेते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में चल जाए, और इसी को ही हम फीडबैक भी बोलते हैं। पूर्ण निवेश मतलब ये कि जब हम जो भी निर्णय बना लेते हैं और वो राजनीतिक व्यवस्था में चल जाती हैं और फिर उस पर जब लोग फीडबैक देते हैं, अपने बात बताते हैं कि हाँ क्या सही किया, क्या गलत किया, नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। तो फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए नकारात्मक और लक्ष्य परिवर्तन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत जल्दी सामने आ जाता है, उसका जो परिणाम होता है वो शीघ्र ही सामने आ जाता है। देखिए क्योंकि जो निर्णय होते हैं अगर वो समझ लिए नकारात्मक है, जनता उससे खुश नहीं है, तो क्या होगा कि जो अधिकारी हैं अपनी गलती को स्वीकार करके वापस से उसमें सुधार करते हैं। अगर वो सही है, सकारात्मक है, तो लोग उस पर खुशी जाहिर करते हैं और फिर वो जो नीतियाँ होती है वो फिर चलती हैं, लागू हो जाती हैं और फिर लोगों के ऊपर लागू हो जाती है और फिर वैसे ही चलता है सब। तो आपको समझ आ गया होगा। फीडबैक तो आपको पता ही होगा, फीडबैक में ये होता है जो निर्णय ले लिए उसके ऊपर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, ये ही फीडबैक होता है। उस पर नकारात्मक फीडबैक भी हो सकता है, सकारात्मक भी होता है। नकारात्मक में ये होगा कि कोई खराब निर्णय ले लिया और लोग उससे खुश नहीं हैं, तो वापस से फिर जो अधिकारी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं उसको वापस से सुधार कर सकते हैं। और सकारात्मक है तो जनता खुश होगी और वो फिर चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो बस इसमें इतना ही बताया गया है। और फिर आपको ये जो डायग्राम है इनपुट और आउटपुट का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना के आओगे तो जो चेकर होगा उसके ऊपर अच्छा वो पड़ेगा प्रभाव कि हाँ स्टूडेंट ने ये बनाया है। तो आप ये बना सकते हैं। तो मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ, आप इसको पोस्ट करके देख सकते हैं। मैं इसमें वीडियो में दिखा देती हूँ डायग्राम। और देखिए फिर डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में जो इसका कार्य है उसमें बिना इनपुट के आउटपुट निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि बिना इनपुट के कोई कार्य ही नहीं हो सकता। जब तक जो जनता है वो डिमांड नहीं करेगी, मांग नहीं करेगी, तो आउटपुट कैसे निकलेगा, है ना, कोई कार्य कैसे होगा। जब तक हम कोई मांग नहीं करते तो कोई कार्य भी नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं बनेगा, तो आउटपुट भी बाहर नहीं आएगा। तो वही बता रहे हैं कि बिना इनपुट के कोई व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। और बिना निर्गत के, जो निर्गत होता है जिसको हम निर्णय बोलते हैं, उसके बिना हम कोई भी व्यवस्था की पहचान भी नहीं कर सकते। जिसकी कोई व्यवस्था है उसका क्या कार्य है उसकी पहचान भी नहीं कर सकते। समझ लीजिए हमने कोई मांग की परंतु कोई निर्णय ही नहीं बना, तो बिना निर्णय के कोई काम नहीं हुआ, कोई नीतियाँ लागू नहीं, तो उसके बिना आप कैसे पता चलाएंगे कि कार्य क्या हुआ, या फिर उस व्यवस्था की पहचान कैसे करेंगे, वो सब भी आपको नहीं पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊंगी। और मैं हर जो ये कंपैरेटिव जो आपकी ये तुलनात्मक राजनीतिक बुक है इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और ये चैप्टर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट चैप्टर कराया था और ये आपका ये दूसरा चैप्टर है जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं अभी आपको और भी इसके क्वेश्चन कराऊंगी। ये नहीं कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन कराया तो और नहीं कराऊंगी, और भी कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। बट मैं धीरे धीरे अभी आपको करवाने स्टार्ट करी हूँ ताकि एग्जाम तक आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो कंपैरेटिव ये जो आपकी
कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक आती है। मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका ये एक तो ये सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स की बहुत बैक आती है। क्योंकि देखिए इसमें आप बना के खुद से ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे कि आपका अब कोई अधिकार के ऊपर क्वेश्चन आप बना के लिख देंगे, स्वतंत्रता के ऊपर क्वेश्चन है उस पर भी बना के लिख देंगे, परंतु कुछ ऐसी बुकें होती है जिसके आप बना के नहीं लिख सकते। उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा तभी आप उसको लिखेंगे। तो ऐसे ही ये बुक है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है, तभी आप उसको लिख सकेंगे। तो अभी से आप ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसको भी करिए और खुद से भी आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए। अगर आपको कुछ पता हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो चैप्टर है वो मैं आपको कराते रहूँगी। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।